दोस्तों सिर्फ एक गलती से आप अपने सारे क्रिप्टो एसेट्स को एक ही झटके में लूज कर सकते हैं। अगर आप ये गलती नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों अगर आप इस क्रिप्टो इंडस्ट्री से पैसा बनाना चाहते हैं तो ये मेरी सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर आप डेली मेरे वीडियोस को देखते हैं तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आने वाले कुछ ही महीनों में आप इस इंडस्ट्री के मास्टर हो जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे तो वहां पर आपके जो लॉस के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट 0% होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम शक्तिपाल है और मैं पिछले कई सालों से इस इंडस्ट्री पे काम कर रहा हूं और इस इंडस्ट्री पे काम करते हुए दोस्तों मैंने बहुत सारा पैसा अपना गंवाया है और इस गंवाने के कारण मैंने बहुत सारी चीजें यहां पर सीखी भी हैं और इन चीजों को सीख कर मैंने पिछले कुछ सालों से इस इंडस्ट्री से एक अच्छी वेल्थ क्रिएट की है, एक अच्छा पैसा बनाया है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग भी इस इंडस्ट्री का पार्ट बने, इसको सीखें समझें। तो यहां पर इस इंडस्ट्री जो है ना ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल की मैं बात करूं तो ये इंडस्ट्री जो है ना गूगल और एक्सपर्ट्स के अगर हम माने तो ये इंडस्ट्री जो है ना आने वाले कुछ ही सालों में 100 टाइम्स ग्रो कर जाएगी। और यहां पर अगर आप अच्छे क्रिप्टो एसेट्स को ऑन करते हैं तो डेफिनेटली आप भी अपने फंड्स को 100 टाइम्स ग्रो कर सकते हैं। तो यहां पर जरूरत है सिर्फ आपको नॉलेज की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मनी यानी हिस्ट्री ऑफ मनी। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को अगर आपको समझना है तो आपको सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ मनी को जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों मैं ले चलता हूं आपको हजारों साल पहले जहां पर हम लोग अपनी चीजों के बदले चीजों का लेन देन किया करते थे। इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। यानी कि अगर हमें किसी चीज की जरूरत है और आपके पास वो चीज है तो हम उसको आपस में एक्सचेंज कर लिया करते थे और ये हजारों सालों तक इस तरह से हम अपनी जरूरतों को पूरा करते रहे। तो दोस्तों इन हजारों सालों के बाद इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई। जैसे हर आदमी को लगने लगा कि उसके पास जो चीज है वो ज्यादा वैल्यूएबल है एज कंपेयर जिस चीज से वो एक्सचेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक किसान है उसके पास गेहूं है और वो एक्सचेंज करना चाह रहा है फिश से, यानी कि फिशरमैन है मछुआरा जो मछली पकड़ता है, वो ये दोनों चीजें आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पर हर दोनों आदमी को लगता है कि उसके पास जो चीज है वो ज्यादा वैल्यू रखती है एज कंपेयर विथ अदर्स। तो यहाँ पर ये इशू क्रिएट हुआ। दूसरा जो इशू क्रिएट हुआ वो हुआ कि ऐसे लोग जो जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई चीज है उसको एक्सचेंज करना चाहे तो वैसे उसको बायर ढूंढने पड़ते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शीप भेड़ पालने वाला है और वो उस भेड़ के बदले में बर्तन चाहता है तो यहाँ पर जो है वो एक्सचेंज करेगा आपस में। तो यहाँ पर उसको बर्तन तो खरीद सकता है वो, लेकिन जो बर्तन वाला है उसको तो भेड़ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वो इशू क्रिएट हुआ। इसके बाद जो इशू आए वो आया डिविजिबिलिटी को। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास एक मुर्गी है और उसको मैं एक्सचेंज करना चाहता हूं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, तो जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और मुझे कुछ थोड़ी क्वांटिटी की जरूरत है, तो यहां पर डिविजिबिलिटी का इशू आया क्योंकि वैल्यू तो दोनों की अलग अलग है। तो यहां पर डिवाइड करने का इशू है। इस तरह से बहुत सारे इश्यूज जब आए तो उसको सॉल्व किया है कॉइन्स ने, मेटल कॉइन्स ने। तो दोस्तों अब मार्केट में बहुत सारे मेटल कॉइन्स आ गए। ये जो मेटल कॉइन्स थे इन्होंने ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया, इजी कर दिया। अब लोग बड़े पैमाने पर चीजों का लेन देन करने लग गए, उसको ट्रेड करने लग गए, राज्य के बाहर भी जाने लग गए। तो जब बड़े ट्रेड्स लेने लग गए तो इसमें भी प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये आई कि अब जो ट्रांसपोर्टेशन का इशू आया इन कॉइन्स में, इसको सिक्योरिटी का इशू आया। तो यहां पर लोगों ने इस कॉइन्स को रिप्लेस किया फिर पेपर करेंसी ने। तो अब पेपर करेंसी के थ्रू जो करेंसी के जो नोट की जो वैल्यू थी बहुत सारे कॉइन्स के कंपैरिजन में सिंगल थी। तो यहां पर जो है ना लोग अब दूसरी जगह जाने लग गए। तो वहां पर छोटे अमाउंट से बड़े बड़े ट्रेड्स लेके बड़ी चीजों को खरीदने लग गए। तो ये पेपर कॉइन्स ने जो मेटल कॉइन्स को उसको रिप्लेस कर दिया। अब जो है पेपर करेंसी के थ्रू हम आराम से चीजों को बड़े पैमाने पर व्यापार करने लग गए, ट्रेड करने लग गए। ये सब चीजें बहुत आसान हो गई। इसके बाद पेपर करेंसी के बाद इसमें भी प्रॉब्लम आया क्योंकि पेपर करेंसी जो इशू हुई थी वो इशू हुई थी बैकएंड पे रिजर्व गोल्ड रख के। तो जितना गोल्ड जिसके पास रिजर्व होता था जिस कंट्री के पास, वो कंट्री उतने ही पैमाने पे गोल्ड नोट को प्रिंट कर सकती थी। तो बट 1971 में एक अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इसको भी खत्म कर दिया और वहां पर हर देश को ये पूरी तरह से छूट मिल गई कि वो जितने चाहे नोट को प्रिंट कर सकती है
अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन रेट और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आज हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बाद में हर कंट्री अपने हिसाब से नोट को प्रिंट करने लग गई। तो दोस्तों जब बहुत सारे नोट्स प्रिंट होने लग गए तो यहां पर एक और प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि अगर जिस कंट्री ने ज्यादा नोट प्रिंट कर दिए वो इन्फ्लेशन का शिकार हो गया, जिसने कम नोट प्रिंट किए वो डिफ्लेशन का शिकार हो गया। ये दोनों चीजों को बैलेंस रख के हर कंट्री अपने हिसाब से नोट को प्रिंट करने लग गई। अच्छा, यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब पेपर करेंसीज लोगों तक आई तो यहां भी वो इशू क्रिएट हो गया जो पहले मेटल कॉइन्स के साथ था, यानी इसको भी ट्रांसपोर्टेशन का इशू, क्योंकि हर कंट्री की जो करेंसी का जो प्राइस है वो अलग अलग था। तो हम इंटरनेशनल जब ट्रेड करते थे या बाहर राज्यों में जाकर के जब हम ट्रेड करते थे वहां पर कैश को वापस ले जाना, उसको होल्ड करना, उसकी सिक्योरिटी का चैलेंज आने लग गया। तो इसको रिप्लेस कर दिया फिर प्लास्टिक मनी ने, क्योंकि अब हमें कैश ले जाने की जरूरत नहीं थी। अब हमें सब चीजें जो फंड है, क्योंकि हमारे जो प्लास्टिक कार्ड है वो डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट हो गया और उसमें उतनी ही वैल्यू देती जिसके थ्रू हम प्लास्टिक मनी से ट्रांजेक्शन करने लग गए। अब ये तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब जो जमाना आया कि हम बड़े अमाउंट अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहां पर प्लास्टिक मनी के साथ साथ एक और करेंसी अस्तित्व में आई, वो है आरटीजीएस, जो हम लोग यूज करते हैं अभी, यूपीआई ट्रांजेक्शन और भी बहुत सारी, यानी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस होते हैं ये सब कुछ प्लास्टिक मनी के साथ साथ अस्तित्व में आए। तो आज के तारीख की अगर हम बात करें तो हमारे पास कैश भी है, हमारे पास यूपीआई ट्रांजेक्शंस भी है, आरटीजीएस भी करते हैं हम, सभी चीजें कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस भी बहुत सारे कर रहे हैं। अब यहां भी एक चैलेंज देखने को मिला। वो चैलेंज ये था कि जब हम इसको डिजिटली ट्रांसफर करते हैं तो यहां भी हैकिंग अटेम्प्ट्स और सिक्योरिटी का बड़ा कंसर्न है, बड़ा इशू है। तो इसको रिप्लेस करेगी क्रिप्टो करेंसी, यानी कि यानी जो फ्यूचरिस्टिक करेंसी है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्यों क्रिप्टो करेंसी इतनी पॉपुलर है? क्योंकि लोगों का कहना है कि आने वाले समय में जो करेंसी अस्तित्व में रहेगी वो है क्रिप्टो करेंसी, यानी कि हम सभी लोग 2030, 2032, 2034 तक इस करेंसी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये करेंसी में जो ट्रांजैक्शन है उसको 100% सिक्योर किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी है, उसकी सिक्योरिटी का कोई चैलेंज नहीं है, और ये सप्लाई लिमिटेड है, तो यहां पर इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा। तो ये सब चीजों का सॉल्यूशन है क्रिप्टो करेंसी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो करेंसी का है। ये क्रिप्टो करेंसी कैसे सिक्योर्ड है, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे हम डिजिटल एसेट्स को अपनी कस्टडी में होल्ड कर सकते हैं, इन सारे सवालों के जवाब मैं आने वाले वीडियोस में आपको दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियोस में। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई सवाल आज के वीडियो के रिगार्डिंग है तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी और अपना नाम लिखना ना भूलें, ताकि मैं और मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके और आपके सारे सवालों का जवाब जो है ना एक कंसिस्टेंट वे में, सिक्योर्ड वे में आपको दे सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।